तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेशन ऑफ एसएसटी क्लास 8 चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है द राइज ऑफ द मराठास। अब देखो, मराठा की बात आई ना तो एकदम भावना जुड़ जाती है। यस, हमारे महाराज की बात आ जाती है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है हमारे। तो अगर ये मतलब ये भावनाओं में अगर मैं बहक जाऊं कहीं, तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? तो उसके लिए पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप अब देखिएगा, तो अभी हम लोग जो चैप्टर करेंगे द राइज ऑफ द मराठास, उसमें संक्षिप्त में हमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखो, ये इवेंट है, कभी खत्म होने वाली इवेंट है ही नहीं, क्योंकि एक एक इवेंट के ऊपर एक एक इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बनी है। अभी रिसेंटली आपने देखा रहेगा छावा, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। वो देख के अंदर से यार, मतलब क्या बताएं, आग लग जाती है कि कैसे क्रूरता से उनको मारा गया था। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम अपने पोर्शन के ऊपर ध्यान देते हैं और थोड़ा बहक जाऊं तो चलेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज द राइज ऑफ द मराठास। संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो पहला जो इसमें पार्ट है वो हु वेर मराठास, तो वो देख लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हु वेर द मराठास, कौन थे, कौन लोग मराठा कहलाए। तो मोस्टली जो नेटिव प्लेस डेक्कन प्लेट्यू के थे, डेक्कन प्लेट्यू के रहने वाले लोग, है ना। सो जो डेक्कन प्लेट्यू के रहने वाले लोग थे, अब प्रेजेंट डे अगर मैं बात करूं तो ऑल महाराष्ट्र वो मराठा कहलाते, ठीक है। उनका मदर टंग इज व्हाट, मराठी। मदर टंग इज व्हाट, जो वो बोलते थे वो मराठी लैंग्वेज बोलते थे। अ लैंग्वेज विथ रिच लिटरली हिस्ट्री, रिच इन हिस्ट्री सिंस 12th सेंचुरी। ये 12th सेंचुरी से ही दिस लैंग्वेज वॉज रिच इन देयर हिस्ट्री, ठीक है। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मराठा कौन कहलाते थे। जो डेक्कन प्लेट्यू के नेटिव लोग थे, वो प्रेजेंट डे की बात किया जाए तो महाराष्ट्र स्टेट, दे ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट स्पीक मराठी, सो देयर मदर टंग इज व्हाट, मराठी, सीधा सीधा बात। द लैंग्वेज विथ रिच इन हिस्ट्री सिंस 12th सेंचुरी, आपने 2 लाइन पढ़ी। अब पॉलिटिकल रूट गो बैक टू यादवा डायनेस्टी, इनका जो लिंक है वो यादवा डायनेस्टी से, देवानगिरी से जुड़ा हुआ है। सो पॉलिटिकल रूट गो बैक टू यादवा डायनेस्टी अंटिल कॉन्क्वेस्ट विथ खिलजीस, जब तक वो खिलजी से नहीं लड़ाई कर रहे थे, है ना। तो इनका पॉलिटिकल रूट कहां से जाके जुड़ता है, यादवा डायनेस्टी से। अब देखिए, तो मतलब इनका लड़ाई जो था वो खिलजी से भी हुआ है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि एक तो वो खिलजी जो थे, अरे यार, एक तो इतने क्रूर, और उनसे लड़ने वाले क्या ही लोग होंगे, सोचो। कल्चरल फाउंडेशन शेप्ड बाय भक्ति मूवमेंट, ये अपने को पढ़ना है। तो कल्चरल फाउंडेशन शेप्ड बाय भक्ति मूवमेंट, तो इनका जो कल्चरल फाउंडेशन पड़ा वो भक्ति मूवमेंट से पड़ा। जो भक्ति मूवमेंट कौन कौन संत चला रहे थे हमारे, ये संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव एंड रामदास। तो ये ध्यान में रखना है, भक्ति मूवमेंट जो चला उससे कल्चरल नींव पड़ी। तो कल्चरल जो नींव पड़ी हमारी, वो कहाँ से पड़ी, भक्ति मूवमेंट से पड़ी। और वो भक्ति मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था, तो संत लाइक ज्ञानेश्वर, संत नामदेव एंड संत रामदास। सब लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, कोई नया नहीं है। भक्ति लिटरेचर, that is bhakti literature in Marathi strengthened the social unity and political awareness। तो ये जो भक्ति लिटरेचर इन
मतलब अब देखो ये भक्ति मूवमेंट जो चला उससे भक्ति भक्ति लिटरेचर का ये मतलब बढ़ा होगा उस टाइम, एंड उससे क्या हो गई, सोसाइटी में एकता आ गई, है ना। अब जागरूक करने का काम करते थे ये भक्ति लिटरेचर, तो उससे सोसाइटी में एकता आ गई और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी हमारी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये सब थे मतलब हु वेर मराठास, तो ये सब चीजें मराठे के बारे में, मराठास के बारे में दी गई हैं। अब फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, तो ये जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका नाम था शिवाजी भोसले। ओके, सो ही बॉर्न इन 1630, उनका जो जन्म हुआ था वो 1630 में हुआ था। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो जन्म हुआ था उनका वो 1630 में हुआ था। उनके माता पिता का नाम था सहाजी एंड जीजाबाई, और वो उनका जन्म पुणे में हुआ था। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि शिवाजी महाराज, हमारे जो महाराज जी थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म हुआ था 1630 में। उनके माता पिता का नाम था सहाजी एंड जीजाबाई। सहाजी इज अ फादर ऑफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, एंड जीजाबाई मदर थी उनकी। उनका जन्म पुणे में हुआ था। इंस्पायर्ड बाई, अब देखो ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ अगर करता है तो कुछ ना किधर से इंस्पायर्ड होता है। तो ऑब्वियसली हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो इंस्पायर्ड थे बाय द हार्डशिप अंडर डेक्कन सल्तनत, एम्ड ऑफ फॉर स्वराज, सेल्फ रूल का मांग के लिए वो उनका एम था। ठीक है, सो वो इंस्पायर्ड थे बाय द डेक्कन सल्तनत एंड ही एम्ड फॉर स्वराज्य, सेल्फ, उनका एम था कि भैया सेल्फ रूल होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, 1630 में। माता पिताजी का नाम सहाजी एंड जीजाबाई, एंड ही बॉर्न एट पुणे। इंस्पायर्ड बाय हार्डशिप अंडर डेक्कन सल्तनत, वो डेक्कन सल्तनत से इंस्पायर्ड थे पहले से ही, एंड इसलिए वो स्वराज्य की मांग करते थे। एट 16 बिगन कैप्चरिंग फोर्ट, जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने फोर्ट कैप्चर करना चालू किया, एंड कंसोलिडेटिंग टेरिटरी, और वो अपना टेरिटरी बढ़ाते चले गए। 16 साल की उम्र से सोचिए कि उन्होंने लड़ाई लड़नी चालू कर दी, उन्होंने फोर्ट को कैप्चर करना चालू कर दिया, है ना, और अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे, अपना टेरिटरी बढ़ाने लगे। उन्होंने 1657 में नेवी की स्थापना की। तो हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? यस, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इज अ फादर ऑफ इंडियन नेवी। तो स्टैब्लिश्ड अ नेवी, उन्होंने एक नेवी बनाई। कभी 1657 को। रेवोल्यूशनरी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये एक रेवोल्यूशन था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। सो हु वाज द, अभी कोई पूछेगा तुमसे कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, सो ऑब्वियसली हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमको नेवी देने वाले कोई ब्रिटिशर्स नहीं थे, नो वे। हमको हमारा जो नेवी का स्टार्ट हुआ शिवाजी महाराज के काल से स्टार्ट है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। सो अडॉप्टेड गोरिल्ला वेलफेयर, सो वारफेयर। सो हमारे शिवाजी महाराज जो थे, बहुत यार इतने बड़े महाराज है हमारे, तो दिमाग से तो चतुर होंगे ना यार, ऑब्वियसली। तो उनके पास दिमाग भी खूब था, खूब। सो अडॉप्टेड गोरिल्ला, ये किसी के फेर में नहीं पड़ते थे है ना। So he adopted guerrilla warfare to defeat larger
आर्मीज, जो बड़े बड़े आर्मीज आते थे तो उनको डिफीट करने के लिए वो गोरिल्ला वेरफेयर करते थे, वारफेयर करते थे, छुप छुप के मारने वाला काम। यस, बहुत अच्छा था हमारे, तभी तो इतने बड़े महाराज बन पाए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, इतने बड़े महाराज क्यों बन पाए? ताकत के साथ, बल के साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल भरपूर किया था उन्होंने। तो उन्होंने अफजल गुरु को हराया एट प्रतापगढ़, तो अडॉप्टेड गोरिल्ला वेरफेयर। इतना बड़ा अफजल खान जो था, अफजल गुरु बोल रहा हूं, अफजल खान, उनको मारा, उनको हराया, बंद करके रखा। ओके, सो उसका इतना बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा आर्मी था, हराया कैसे? बुद्धि रहेगा तभी ना। तो ऑब्वियसली उनके पास बल के साथ बुद्धि भी बहुत, बुद्धिमान भी बहुत थे। सो अडॉप्टेड गोरिल्ला वेरफेयर टू डिफीट लार्जर एनिमीज लाइक अफजल खान एट प्रतापगढ़। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इसमें जो अगर फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी की बात करें तो पहला जो इवेंट है वो क्या है? उनका नाम जो था वो शिवाजी भोसले था, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1630। फादर मदर नेम इज शाहजी एंड जीजाबाई। ही बॉर्न एट पुणे। नाउ उनका जो इंस्पिरेशन था वो दक्कन सल्तनत था, एंड उनकी मांग जो थी वो हमेशा स्वराज्य की थी। वो 16 इयर्स के एज में ही उन्होंने फोर्ट को कैप्चर करना चालू कर दिया, मतलब लड़ाई करके और उन्होंने कैप्चर करना चालू कर दिया। तो उन्होंने 16 के एज में ही फोर्ट कैप्चर कर लिए, एंड उन्होंने अपना टेरिटरी बढ़ना चालू कर दिया था। ही एस्टैब्लिश्ड नेवी इन 1657। उन्होंने नेवी का स्थापना किया 1657 में। दैट्स वाई शिवाजी महाराज इज नोन एज व्हाट? फादर ऑफ इंडियन नेवी। फिर उसके बाद में दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी टू इंडियन पॉलिटिक्स, एंड उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया, छुप छुप के मारने वाला, ताकि वो बड़े बड़े जो आर्मी वाले हैं उनको भी हराया जा सके। तो उस टाइम पे मतलब बहुत बुद्धिमान थे वो, तो उन्होंने बड़े बड़े आर्मी को हराने के लिए उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया था। एग्जाम्पल इज गिवन टू यू इज अफजल खान, जिनको प्रतापगढ़ में इन्होंने पछाड़ा था। अब फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी। अब फाउंडेशन कहाँ से पड़ी? ओके, एंड यहाँ से मतलब मराठा साम्राज्य जो था बढ़ते चला गया। फेमस रेड वॉज शाहिस्ता खान कैंप। अब इसमें जो एक इवेंट है, शाहिस्ता खान के कैंप को उन्होंने रेड किया था। ये दिस वाज द फेमस रेड इन 1663। तो फेमस रेड वॉज शाहिस्ता खान के कैंप पे जो हमला किया था उन्होंने 1663 में, वो फेमस था। एंड ही सैक्ड सूरत इन 1664 एंड 1670। उन्होंने सूरत को अपने कब्जे में ले लिया 1664 एंड 1670 में। तो जो फेमस रेड था शिवाजी महाराज का, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो शाहिस्ता खान के कैंप पे था। ये शाहिस्ता खान के कैंप पे जो रेड किया था उन्होंने, दैट इज ऑन 1663, एंड ही आल्सो सैक्ड सूरत इन 1664 एंड 1670। उसके बाद में जो बड़ा इवेंट आया वो ही फेस्ड औरंगजेब। अब तुमको मालूम है मुगल एम्पायर जो था बहुत बड़ा एम्पायर था, अब उससे लड़ाई लड़ना मतलब एक अलग ही इवेंट होगा। मतलब सबसे बड़ा एम्पायर के साथ लड़ाई लड़ना, तो ऑब्वियसली कितना बड़ा पावर होंगे वो, सोचो, एक अल्टीमेट पावर होंगे, है ना, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस वक्त पे शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहा लिया था औरंगजेब के फोर्स के साथ में। सो
फेस्ड औरंगजेब फोर्सेस, साइन उन्होंने औरंगजेब को मजबूर किया कि साइंड अ ट्रीटी ऑफ पुरंदर एंड एक्सकेप्ड फ्रॉम आगरा यूजिंग फ्रूट बास्केट। आपको पता था कि आपने पढ़ा होगा कहीं या देखा भी होगा, बहुत सारे सीरियल बने हैं हमारे महाराज के ऊपर, तो उनको कैसे दिमाग लगा के फ्रूट बास्केट के अंदर बैठ के गायब होते हुए आपने देखा होगा, है ना। दोस्ती करने के बहाने उनको बुलाया गया था, बंदी कर बना लिया गया, है ना। और फिर कैसे उन्होंने उधर से एस्केप किया, कितना बुद्धिमान थे वो, सोचिए। मतलब कितना क्रूर राजा था ये, है? देखो, दोस्ती करने बुलाता है, दोस्ती नहीं करता है, बंदी बना लेता है। बेकार आदमी था यार ये, कलंक। सो कोरोनेटेड एट रायगढ़ इन 1674, तो उनका राज्य से अभिषेक हो गया, मतलब अभी इनको चीफ मान लिया गया रायगढ़ में। 1674 में इनको क्राउन पहना दी गई। लेटर कॉन्कवर्ड सदर्न टेरिटरीज, उसके बाद में उन्होंने सदर्न टेरिटरीज को भी कैप्चर किया, दक्षिणा दिग्विजय, ठीक है। तो सदर्न टेरिटरी को भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया आफ्टर हिज कोरोनेटेड। मतलब क्या है, उनके राज्याभिषेक के बाद में, मतलब उनको सब पावर दे दी गई है मराठा की। एंड इन द 1674 आफ्टर दैट ही कैप्चर्ड मेनी, ही कॉन्कर्ड मेनी टेरिटरीज इन दक्षिण दिग्विजय, सदर्न टेरिटरीज। अब फॉरबिड स्लेव ट्रेडिंग, उन्होंने स्लेव ट्रेडिंग हटवाई यूरोपियन से, है ना। फॉरबिड स्लेव ट्रेडिंग, तो स्लेव ट्रेडिंग उन्होंने हटवाई है। किन्होंने? हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो एंड वो उनका निधन हुआ 1680 में। 1618 में हमारे छत्रपति महाराज जी का निधन हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत अपने अर्ली एज में मर गया यार। अगर वो और ज़्यादा दिन जिंदा रहते हैं ना, तो कुछ और ही बात होती। बट उनके जो डिसेंडेंट थे, उनको उन्होंने भी कैरी फॉरवर्ड बहुत अच्छे तरीके से किया है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, हम तो भाई, हम लोग तो भगवान मानते हैं, सीधा सीधा बोलो कि भगवान मानते हैं हम शिवाजी महाराज को। ही इज गॉड फॉर ऑल द हिंदू, आई विल टेल। ऑल द हिंदू क्या मतलब, सारे हमारे हिंदुस्तान के लिए ये मतलब शिवाजी महाराज एक भगवान की तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका अब ईयर कब था, जो डेथ ईयर इज 1680, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। जन्म हुआ था, देखिए मैं आपको बता दूं, जन्म हुआ था 1630 में एंड डेथ हुआ 1680 में। अब कितने साल जिए बताओ? 30, 40, 50, 20, 50 प्लस ये 30, तो मतलब नियरली 50 इयर्स जी रहे हैं। बस सोचो 50 इयर्स में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं यार, गजब। मतलब एक अलग लेवल के इंसान थे यार। आगे देखते हैं हम लोग। द मराठास आफ्टर शिवाजी, मतलब जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ उसके बाद में मराठा साम्राज्य का क्या था, क्या हुआ था। तो इट वॉज लेड बाई, आपको बता दूं कि जो मराठा साम्राज्य था वो आफ्टर डेथ ऑफ शिवाजी, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, आफ्टर डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ने इसको सक्सीड किया। सो संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज सक्सीडेड आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज।
तो मराठा साम्राज्य को आफ्टर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो सक्सेसर जो उसको लीड कर रहे थे वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। ही वॉज एक्सिक्यूटेड बाई औरंगजेब। आपने देखा भी होगा, अभी छावा जो रिसेंटली मूवी गई थी, संभाजी महाराज को कितना प्रताड़ना दे के मारा गया। सो ही वॉज एक्सिक्यूटेड बाई दिस औरंगजेब, अ क्रूर शासक औरंगजेब। किसी को बंदी बना के इतना क्रूरता से मारना कौन सा मानवता है, और कौन सा आपका ये जहन दिखाता है कि जहनी तौर पे आप कितने बेकार हो गए हो, कितने विकलांग हो गए हो, ये दिखाता है। तो हमारे संभाजी महाराज वॉज आफ्टर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने, छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठाओं को लीड किया और he was executed by औरंगजेब। ओके, आफ्टर दैट संभाजी महाराज के बाद जो आगे जो सक्सीड कर रहे थे वो उनके हाफ ब्रदर राजा राम थे। अब संभाजी महाराज, सीधा सीधा बोलो, हमारे राजा राम महाराज जो थे वो संभाजी महाराज के ब्रदर थे। ओके, तो आफ्टर संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति राजा राम महाराज बने एंड शिफ्टेड बेस टू गिंगी। उन्होंने बेस जो था वो गिंगी को शिफ्ट कर दिया, गिंगी में शिफ्ट कर दिया। एंड इसकी वजह से बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड हुआ साउथ इंडिया में। ओके, कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड हुआ साउथ इंडिया में, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ साउथ इंडिया में इसकी वजह से। जो उन्होंने अपना बेस शिफ्ट किया गिंगी में, उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड हुआ इन द साउथ इंडिया। तो आपको ये बात, ये भी एक इवेंट है जो ध्यान में रखना पड़ेगा। देन ताराबाई, शी इज वाइफ ऑफ राजा राम महाराज। तो राजा राम महाराज की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी ताराबाई। उन्होंने she led northward expansion against Mughals after औरंगजेब्स डेथ। जब औरंगजेब मारा गया, आफ्टर औरंगजेब डेथ, हमारे ताराबाई जो थी, महारानी ताराबाई, उन्होंने नॉर्थवर्ड एक्सपांशन देखा और नॉर्थवर्ड के तरफ मुगलों से लड़ाई लड़के अपना टेरिटरी एक्सपांड किया। मराठा साम्राज्य की स्थापना नॉर्थवर्ड की तरफ ताराबाई, हमारी महारानी ताराबाई ने बढ़ाया। अब राइज ऑफ पेशावर, पेशवास, सॉरी, राइज ऑफ पेशवास, उसके बाद में ये इवेंट के बाद ये इवेंट है कि राइज ऑफ पेशवास, मतलब पेशवा लोग जो उभरे, जैसे बाजीराव थे, नाना साहेब थे, बाजीराव वन, नाना साहेब, उन्होंने मराठा साम्राज्य को पैन इंडिया बढ़ा दिया। ओके, ही एक्सपांडेड मराठा पावर पैन इंडिया, सारे जगहों पे, सारे इंडिया में फैला दिया। ओके, तो ये इवेंट्स है जो ध्यान में रखने कि संभाजी महाराज सक्सीडेड शिवाजी, एक्सिक्यूटेड बाय द औरंगजेब। संभाजी महाराज सक्सीडेड शिवाजी, शिवाजी महाराज के सक्सेसर जो थे वो संभाजी महाराज थे। आफ्टर शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारा मराठा साम्राज्य लीड कर रहे थे वो थे छत्रपति संभाजी महाराज, एंड ही वाज एक्सिक्यूटेड बाय द औरंगजेब। वो औरंगजेब के द्वारा मारे गए थे। फिर आफ्टर दैट हमारे छत्रपति संभाजी महाराज डेथ हुए, तो हमारे राजा राम महाराज ने, छत्रपति राजा राम महाराज ने मराठाओं को लीड किया। एंड अब देखो, उसके बाद में जो ये राजा राम महाराज का जो इवेंट था वो था एक कि उन्होंने जो बेस था वो गिंगी में शिफ्ट किया और उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए साउथ इंडिया में। उसके बाद में जो बड़ा इवेंट आया वो है रानी ताराबाई, जो वाइफ थी राजा राम जी की। राजा राम जी वॉज ब्रदर ऑफ संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज।
उनके भाई थे राजा राम महाराज, एंड उनकी वाइफ थी, राजा राम महाराज की वाइफ थी ताराबाई, रानी ताराबाई। सो उन्होंने अपना ध्यान नॉर्थ की तरफ केंद्रित किया और नॉर्थवर्ड एक्सपांशन उन्होंने देखा। मुगल्स के साथ लड़ाई लड़ी थी बहुत सारी, और औरंगजेब आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, जब औरंगजेब मर गया तो ऑब्वियसली मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होने के बाद में ताराबाई, हमारी जो महारानी ताराबाई थी, उन्होंने नॉर्थवर्ड की तरफ एक्सपांशन किया मराठा साम्राज्य का। अब आफ्टर एक और इवेंट आया जब पेशवा लोग उभरे, तो जितने भी पेशवास थे जैसे बाजीराव एंड बाजीराव वन, पेशवा बाजीराव वन, नाना शाह पेशवा, ये सारे लोगों ने पूरा मराठा साम्राज्य को पैन इंडिया बढ़ा दिया, एकदम ड्रास्टिकली पूरा इंडिया में फैल गया मराठा साम्राज्य। ठीक है, अब ये जो था ये सब इवेंट्स थे। आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द मराठास आफ्टर, वापस से मतलब और ज़्यादा इसमें और देखते हैं और क्या क्या हुआ था द मराठास आफ्टर शिवाजी। तो 4 पॉइंट्स, अब ये 4 पॉइंट्स देख लेते हैं। दे कंट्रोल्ड दिल्ली इन 1754, क्या बात है। सो मराठा साम्राज्य ने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया 1754 में। इवन लाहौर तक, अटॉक एंड पेशावर सारे जगह पे कैप्चर हो गया हमारा। ठीक है, डिफीटेड थर्ड बैटल ऑफ डिफीट एट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। मराठा साम्राज्य जो था आपने देखा रहेगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बट रिगेन्ड स्ट्रेंथ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार गए थे हम, बट रिगेन्ड स्ट्रेंथ अंडर माधवराव वन। तो ये स्ट्रेंथ जो था वापस से रिगेन किया, कौन किसके अंडर में, माधवराव वन के अंडर में। देन रिकैप्चर्ड दिल्ली, वापस से हमने दिल्ली को प्राप्त किया, दिल्ली को जीता महदजी शिंदे के अंडर में इन 1771। सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि फिर से हमने दिल्ली को कब जीता, 1771 में महदजी शिंदे के अंडर में। ठीक है, फिर एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर मतलब ब्रिटिश मराठा वॉर जो था वो एक इवेंट था 1775 टू 1818 तक चला एंग्लो मराठा वॉर। एंडेड मराठा रूल, मराठा रूल यहाँ से ख़त्म हुआ बिकॉज ऑब्वियसली अंदर से इनका झगड़ा चालू हो गया। अपने लोग में ही जब झगड़ा चालू हो जाएगा ना तो बचाने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो बाहर वाला फिर उसका फ़ायदा उठा लेगा। तो ब्रिटिश ने वही किया, और ब्रिटिश का पहले से ही था कि डिवाइड एंड रूल करना है। तो अंदर खाने दो लोगों का झगड़ा चालू हो गया अपने मराठा किंगडम में ही। तो मराठा साम्राज्य में आफ्टर दिस जब ब्रिटिश लोग आए तब उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, अंदर झगड़ा लगना चालू किया, और अंदर ही अंदर हम लड़ने लगे। जब ऐसा हो जाता है ना, अंदर जब बिखरना चालू हो जाता है परिवार, तब परिवार की क्षति होने वाली है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो मराठा साम्राज्य जो था वो ख़त्म तभी हुआ जब ब्रिटिश आया और अंदर से अंदर उन्होंने झगड़ा लगा दिया, तो वो उनकी यूनिटी जो थी वो ख़त्म हो गई। अब यूनिटी ख़त्म तो उनको हराना इजी हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली दिस एंग्लो मराठा वॉर जो 1775 से 1818 तक चला, एंडेड मराठा रूल, लार्जली ड्यू टू इंटरनल डिसयूनिटी। ओके, अंदर जो झगड़ा चल रहा था, उनके पारिवारिक झगड़ा जो चल रहा था, उसके वजह से ही सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है ये साम्राज्य को। एंड ऑब्वियसली जो ब्रिटिश लोग आए थे तो बड़ा हथियार लेके आए थे, तो उनका सब जगह वर्चस्व चल रहा था। तो एक वो भी बात थी कि भैया ब्रिटिश सुपीरियरिटी की वजह से हमारे मराठा राज्य स्वराज्य समाप्त पे आया। तो इसमें हमने 8 पॉइंट्स देखे द मराठा आफ्टर शिवाजी। सो देखो, पहला क्या था हमारा कि संभाजी सक्सीडेड शिवाजी एक्सिक्यूटेड बाई औरंगजेब। शिवाजी के बाद संभाजी वॉज एक्सिक्यूटेड बाई औरंगजेब। फिर उसके बाद में जो बड़ा इवेंट था वो राजा राम जी थे,
जो सक्सीड कर रहे थे आफ्टर संभाजी, एंड ही वाज हाफ ब्रदर ऑफ संभाजी, तो सीधा सीधा ब्रदर मैं लिख सकता हूँ, सीधा ही इज अ ब्रदर ऑफ संभाजी. आफ्टर संभाजी ही लेड, राजाराम महाराज लेड द मराठा साम्राज्य, एंड ही शिफ्टेड बेस टू गेंगी. ये इवेंट में क्या हुआ, साउथ इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, पूरा फैल गया कॉन्फ्लिक्ट. फिर आफ्टर दैट ताराबाई ने लीड किया पूरा मराठा साम्राज्य को, एंड शी फाउट विथ मुगल्स आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब. उसके बाद में उन्होंने नॉर्थवर्ड एक्सपांशन की तरफ ध्यान दिया, तो नॉर्थवर्ड उन्होंने कैप्चर बहुत सारा किया था. जब पेशवा लोग आए, लाइक बाजीराव वन एंड बाजीराव वन, पेशवा बाजीराव वन एंड नाना साहेब पेशवा, तो इनके कार्यकाल में पूरा जो मराठा साम्राज्य था वो पूरा का पूरा पैन इंडिया फैल गया. आफ्टर दैट दे कंट्रोल्ड दिल्ली in 1754 and even they captured Lahore, Attock and Peshawar. फिर उसके बाद में उन्होंने पानीपत हार, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार गए ये 1761 में. तो दिस वाज वन ऑफ द मेन इवेंट. 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारे, एंड उनकी जो ताकत थी थोड़ी कम हुई, लेकिन उनकी ताकत फिर से स्ट्रेंथ हो गए, ये बढ़ गई जब माधवराव वन जी का कार्यकाल आया. सो अंडर द माधवराव जी वन दे रीगेन देयर स्ट्रेंथ. अब दे रिकैप्चर्ड वापस से दिल्ली. अभी पानीपत हारने के बाद दिल्ली से कंट्रोल चला गया था. आफ्टर दैट उन्होंने फिर से दिल्ली के ऊपर कैप्चर किया, लेकिन शासन किसका था, महादजी शिंदे का. महादजी शिंदे का जब शासन आया तो 1771 में हमने दिल्ली पे फिर से रिकैप्चर किया, अपने कंट्रोल में लिया. लेकिन अब देखो, आफ्टर द अराइवल ऑफ दिस ब्रिटिश, इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से हमारा मराठा जो साम्राज्य था वो एक्सटिंक्ट हो गया, वो खत्म हो गया इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से. आफ्टर द वॉर ऑफ एंग्लो मराठा वॉर, ब्रिटिश से हमने मराठा लोग ने वॉर छेड़ा था, और उसी वॉर के बाद 1775 से 1818 तक ये वॉर चला, और आफ्टर दैट इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से और डिसयूनिटी की वजह से मराठा साम्राज्य गिर गया, एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी आ गई. ठीक है, तो दिस वाज द मराठा आफ्टर शिवाजी. एंड अब ये इनका इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चल कैसे रहा था, है ना. अगर हम देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन तो चल कैसे रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा. सो अभी देखो, इसमें ना हम लोग देखेंगे तो 4 टाइप के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं. जो फर्स्ट था वो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, ये साम्राज्य में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में पहला जो था वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रलाइज्ड अंडर शिवाजी. एबोलिश्ड हेरिडेटरी पोस्ट, मतलब अभी राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं है इसमें, सॉरी, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा ऐसा नहीं है. अब देखो, इसमें ना इन्होंने डेमोक्रेसी लाई थी, सीधा सीधा बात है, इन्होंने डेमोक्रेसी लाई थी. सो सेंट्रलाइज्ड अंडर शिवाजी. अब शिवाजी के अंडर में सेंट्रलाइज्ड था ये. एबोलिश्ड हेरिडेटरी पोस्ट्स, मतलब दीवान का बेटा दीवान बनेगा ऐसा वाला सिस्टम पे नहीं चल रहा था. पेड ऑफिशियल्स फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी. जो स्टेट ट्रेजरी है उससे ऑफिशियल्स को पैसा दिए जाते थे. स्टेट के पास जो पैसा था, जो खजाना था, उसमें से ऑफिशियल्स को पैसे दिए जाते थे. दे आर पेड बाय स्टेट ट्रेजरी. तो उन्होंने, अब देखो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था, कैसे चल रहा था, कि सेंट्रलाइज्ड अंडर शिवाजी. शिवाजी के कंट्रोल में सेंट्रलाइज्ड था, पूरा शिवाजी महाराज के कंट्रोल में चल रहा था. एंड ही अबोलिश्ड, शिवाजी महाराज, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने हेरिडेटरी जो पोस्ट थे वो खत्म कर दिए. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी,
ये सोनिया गांधी भी बनने वाली थी, उन्होंने वो बाहर की महिला थी इसलिए उन्होंने बनने नहीं दिया, तो हमारे मनमोहन सिंह जी बने। एंड देन दिस इज आफ्टर दैट, अब सब लोग चाहते हैं, इन्होंने कांग्रेस चाहती है कि वापस से हमारा युवराज बने, है ना, राहुल गांधी जी। लेकिन देखो, इनको ये बताओ कि डेमोक्रेसी आ चुकी है, पहले तो इनको ये बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो पोस्ट है हेरिडेटरी पोस्ट नहीं है ना, पोस्ट खत्म हो चुकी है, हेरिडेटरी पोस्ट खत्म हो चुकी है। तो हमारे महाराज ने, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये हटाया था, तो ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। वो सोल्जर्स के लिए केयर करते थे, उनके फैमिलीज को पेंशन और पोस्ट फॉर सन रखा था। जैसे आज भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मरता है तो उनके फैमिली के एक मेंबर को काम दिया जाता है, वैसे ही मराठा साम्राज्य में अपने सोल्जर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इज्जत थी, बहुत ज्यादा प्रेम था। सो दे केयर अ लॉट ऑफ देयर सोल्जर्स, एंड उनके फैमिलीज को उनके डेथ के बाद में भी, सोल्जर के डेथ के बाद में भी पेंशन मिलता था, और उनके बच्चों को काम मिल जाता था, कोई ना कोई पोस्ट दे दिया जाता था। ठीक है, आफ्टर दैट जो आगे देखेंगे, अष्टप्रधाना मंडला। ये अष्टप्रधाना मंडला क्या है? जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में देखते पीएम वगैरह वगैरह, मंत्री वगैरह, सो वही है अष्टप्रधाना मंडला। सो अष्टप्रधाना मंडल क्या है कि वो 8 मिनिस्टर्स हैं। अब पहला क्या है? प्रधान। प्रधान मतलब क्या है? पीएम। अमात्य मतलब फाइनेंस। सचिव मतलब लैंड रेवेन्यू। ओके, सचिव मतलब लैंड रेवेन्यू। न्यायाधीश मतलब जस्टिस। देन पंडित राव मीन्स रिलीजियस। देन सेनापति मीन्स आर्मी। मंत्री मीन्स इंटेलिजेंस। एंड सुमंत मीन्स फॉरेन, जो देखता था फॉरेन पॉलिसीज वगैरह। तो आप लोग को अष्टप्रधाना मंडला के बारे में पता होना चाहिए कि भैया इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अष्टप्रधाना मंडला बनाया था। दैट इज मिनिस्टर, 8 मिनिस्टर्स। तो 8 मिनिस्टर्स में पहला कौन थे? पीएम, दैट इज प्रधान। देन अमात्य मीन्स फाइनेंस। देन एक मिनिस्टर हुआ करता था सचिव, सचिव मीन्स लैंड रेवेन्यू। देन एक मिनिस्टर हुआ करता था न्यायाधीश, मीन्स आपको न्यायाधीश मतलब आपको पता ही है, जस्टिस। देन प्रधान पंडित राव मीन्स रिलीजियस, पंडित जी जो लोग रहते थे। देन सेनापति मीन्स आर्मी। मंत्री मीन्स इंटेलिजेंस। एंड सुमंत मीन्स फॉरेन मिनिस्टर, देखने वाला, फॉरेन देखने वाला। सो सेम लाइक आवर गवर्नमेंट जो चल रही है ना, वैसे ही चलता था इनका भी गवर्नमेंट, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता था वो ये 8 मिनिस्टर चलाते थे। ठीक है, अब आगे तो फिर ऑब्वियसली ये सब इतना सारा चीज पेंशन देने के लिए कुछ ना कुछ टैक्स तो आने चाहिए। तो टैक्स कहाँ से आते थे? एक चौथ करके एक टैक्सेशन था। ओके, चौथ। So that is 25% of the total revenue और the total land revenue जितना भी कमाते थे, जो मुगल एम्पायर के अंडर में भी थे, उनसे ये 25% उनका रेवेन्यू ले लेते थे। तो वो बोलते थे भैया कि तुमको अगर हमारे इससे बचना है, मतलब हमसे लड़ाई करने से बचनी है तुमको, तो 25% आपका जितना भी कमाई है उसमें से देना पड़ेगा एज एन टैक्स। आप अपने प्रोटेक्शन का टैक्स बोलो, या आपके ऊपर हम इन्वेड ना करें उसके लिए टैक्स बोलो, ये वन एंड द सेम, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो ये मुगल, चाहे वो मुगल के अंडर में हो चाहे ना हो, उतना देना पड़ेगा। और ये जो सरदेश मुखी था 10% एक्स्ट्रा, दिस वाज ऑन द लैंड which was under the control of मराठा। मराठा साम्राज्य के अंदर में जो कंट्रोल में था, उनको ये स्वदेश मुखी एक्स्ट्रा 10% देना पड़ता था ताकि पूरा चीजें अच्छे से चल पाए, है ना। तो ये इनको देना पड़ता था।
ठीक है, क्योंकि छत्रपति थे वो, महाराज के महाराज, राजाधिराज महाराज थे। ओके, तो राजाओं के राजा थे, तो ऑब्वियसली उनके अंडर में बहुत सारे राजा और होंगे, तो वो जो उनके अंडर में राजा थे, जो छत्रपति शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य के अंडर में आते थे, उनको ये 10% एक्स्ट्रा देना पड़ता था, ताकि हमारा मराठा जो साम्राज्य है वो हम बढ़ा सके, हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ सके, उनको भी प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य ना ऐसे नहीं चलेगा, बिना फाइनेंस का चलेगा नहीं। तो ठीक है, टोटल 35% जो मराठा साम्राज्य के अंडर में था उनको भरना पड़ता था, बस दैट्स इट। अब सेकेंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट इज मिलिट्री। सो अब देखो, जैसे इधर हमारे अभी हम देखते हैं कि आर्म फोर्स है, लैंड फोर्स है, आर्मी है हमारी, दैट इज आर्म फोर्स, देन एयर फोर्स एंड वी हैव नेवी। तो इनमें भी वैसे ही चल रहा था, 3 आर्म्स, इन्फेंट्री, कावेलरी। अब देखो इसमें कावेलरी में क्या था ना, 2 टाइप के थे, बारगीर्स जो स्टेट फंडेड थे, जहां जिसको पैसा दिया जाता था, और शिलेदार्स जो सेल्फ फंडेड थे, वो खुद ही फंडेड थे भाई। ओके, तो दो टाइप के ये कैवेलरी था, दैट इज बारगीर्स का जो स्टेट फंडेड थे, एंड शिलेदार्स जो सेल्फ ही फंडेड थे, एंड द थर्ड वन इज नेवी। ऑब्वियसली हमारे महाराज इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, सो नेवी तो बनती है। सो 3 आर्म्स फोर्सेस, एक इन्फेंट्री एंड देन कावेलरी। जो कावेलरी 2 टाइप्स के थे, जो एक स्टेट फंडेड थे, और शिलेदार्स थे जो सेल्फ फंडेड थे। देन नेवी वी हैव। ओके, उसके बाद में फोर्ट्स वेयर कोर ऑफ डिफेंस। ये फोर्ट्स बनाया क्यों गया था? बचने के लिए, है ना। तो फोर्ट्स पे कोई देखो, अभी ऐसा फोर्ट का मतलब निर्माण ऐसा किया जाता था ताकि कोई भी नीचे से ऊपर चढ़ता जाएगा, सबको मार देंगे ऊपर से। तो फोर्ट को कब्जा करना बहुत हार्ड होता था किसी के लिए भी, तो फोर्ट को ऐसे ही निर्माण किया था कि भैया हमारा डिफेंस हो सके। तो फोर्ट्स वेयर द कोर ऑफ डिफेंस। फोर्ट्स जो था कोर ऑफ डिफेंस था, है ना। अगर हम फोर्ट में हैं तो हमको कोई हरा नहीं पाएगा। और देखो फोर्ट्स है ना, निकलने के लिए भी अलग अलग रास्ता बनाए थे उन्होंने। ओके, तो बहुत अंदर अंदर से रास्ता बना के रखे थे उन्होंने कि अगर कहीं कभी हमला भी हुआ तो हम निकल लेंगे भाई, हम नहीं फंसने वाले हैं। तो इतने बुद्धिमान, मतलब नेक्स्ट लेवल के आइडियोलॉजी थी महाराज की। तो फोर्ट्स वेयर द कोर ऑफ डिफेंस। बहुत सारे फोर्ट्स हैं, इसकी वजह से ही फोर्ट्स बनाए गए ताकि डिफेंस मिल सके हमें, हम अपना डिफेंस कर सके। नोटेबल नेवल कमांडर। अब देखो ये जो इवेंट था ना, बहुत मतलब आप प्राउड कर सकते हो अपने ऊपर कि एक कनोजी आंग्रे थे जो ये नेवल कमांडर थे, वो उन्होंने यूरोपियन कंट्रोल को चैलेंज किया था सी में। उन्होंने यूरोपियन कंट्रोल को चैलेंज कर दिया। क्या बात है भाई। तो प्राउड करो, प्राउड करने का मोमेंट है। सो दिस इज कन्होजी आंग्रे जो थे, वो नेवल कमांडर थे मराठा के, और उन्होंने चैलेंज कर दिया था यूरोपियन नेशन को, यूरोपियंस को। सो ही चैलेंज्ड यूरोपियन सी कंट्रोल। वो भगा देते थे मार मार के, कैसे रुकेगा तू, मारूंगा वो, इधर आना नहीं है, बहुत मारते थे। तो कनोजी आंग्रे चैलेंज्ड यूरोपियन सी कंट्रोल। कनोजी आंग्रे वाज अ नेवल कमांडर। तो आप मिलिट्री में 3 टाइप के पहले आर्म्स थे,
3 आर्म्स, दैट इज इन्फेंट्री, कावेलरी एंड देन नेवी। कावेलरी में 2 टाइप्स के थे, बारगिर्स दैट इज स्टेट फंडेड एंड शिलेदार्स दैट इज सेल्फ फंडेड। फिर फोर्ट्स वेयर कोर ऑफ डिफेंस, फोर्ट्स जो थे डिफेंस के कोर माने जाते थे। देन नोटेबल नेवल कमांडर, देखो नेवल कमांडर थे दैट इज कनोजी आंग्रे, ही चैलेंज्ड यूरोपियन सी कंट्रोल, ठीक है, जो यूरोपियन को मार मार के भगाते थे हमारे, वो कौन थे? नेवल कमांडर कनोजी आंग्रे। अब जो तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो है जुडिशियल। तो जुडिशियल किसी को अब देखो राज्यपाठ चल रही है तो लड़ाई वड़ाई अंदर भी तो हुआ करती होंगी, तो उसका निर्माण, उसका ये कैसे किया जाए, उसका ये कैसे किया जाए ना, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए? तो भैया जुडिशियल सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बनाया था? पंचायत बनाया था। पंच लोग मिलके डिलीवर करते थे लोकल जस्टिस। जो लोकल झगड़ा उड़ा हो गया, किसी ने किसी से चोरी कर लिया, तो उनका उसका समाधान कौन करेगा? तो यही पंचायत करती थी समाधान की, और ये लोकल जस्टिस थी। तो पंचायत डिलीवर लोकल जस्टिस, अपील पॉसिबल टू द चीफ, इसके ऊपर भी अच्छी अपील पॉसिबल थी, ठीक है, कि किसी को लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो गई, पंचायत ने इनजस्टिस कर दी, तो भाई इसके ऊपर भी आप चीफ को जाके रिपोर्ट कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। ऐसा प्रावधान रखा गया था उस वक्त पे भी। मतलब सोचो क्या डेमोक्रेसी थी उस टाइम पे भी। हमारे महाराज ने कैसी डेमोक्रेटिक रूल बनाई थी उस वक्त में भी। देन जो कोतवाल थे वो, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन। सो कोतवाल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन। तो जुडिशियल सिस्टम 2 टाइप से चलता था, एक तो पंचायत जो डिलीवर करती थी लोकल जस्टिस को, और पंचायत से भी मतलब लोकल जस्टिस उधर गड़बड़ी है तो सब जगह हो सकती है यार। तो ऑब्वियसली अगर कोई डिससेटिस्फाइड है पंचायत के फैसले से, तो वो ऊपर चीफ को भी अपील कर सकता था। फिर एक तो था फिर कोतवाल जी थे, तो कोतवाल जी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी दे दी गई थी ताकि वो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन, ठीक है। तो ऐसे चलता था जुडिशियल सिस्टम उस वक्त का। नाउ वी हैव ट्रेड्स। सो ये ट्रेड का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? सो ट्रेड एनकरेज मैरिटाइन ट्रेड। तो मैरिटाइन ट्रेड भी करते थे हम। पोर्ट थे हमारे पास मस्कट, मोचा एंड मलक्का, ठीक है। सो दीज वर द 2-3 पोर्ट्स जहाँ पे हम मैरिटाइन ट्रेड करते थे। ओके, मराठा साम्राज्य जो अपना ट्रेड करता था वो मस्कट, मोचा एंड मलाक्का के साथ में। दीज आर 3 स्टेट्स, 3 पोर्ट्स जो यूज करते थे, मेन पोर्ट्स। उसके बाद में उन्होंने रोड बिल्ड किया था ताकि ट्रेड कर सके। फेरीज बनाई थी। फेरीज मतलब आपको मालूम है छोटा जहाज होता है। देन ब्रिजेस बनाई थी मराठा साम्राज्य के दौर पे। तो ट्रेड कैसे हुआ करता था? ट्रेड एनकरेजेस मैरिटाइन ट्रेड, वो हमेशा मैरिटाइन ट्रेड को एनकरेज करते थे मराठा साम्राज्य। और दीज आर द पोर्ट्स, मेन पोर्ट्स, दैट इज मस्कट, मोचा एंड मलक्का। देन दे बिल्ड, ट्रेड के लिए उन्होंने रोड बिल्ड की, फेरीज बनाई, और उसके बाद में ब्रिजेस बनाई हैं। ओके, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहेगा तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे, तभी तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे, इधर से उधर जा पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशन। अब मैं देखूं कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में। प्रमोट मराठी एंड संस्कृत लिटरेचर, प्रमोटेड मराठी एंड संस्कृत लिटरेचर। राज्य व्यवहारा कोशा। ओके, कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या थी इनकी? दे प्रमोटेड मराठी एंड संस्कृत लिटरेचर। सो मराठा जो थे मराठा साम्राज्य में,
उस साम्राज्य में मराठी एंड संस्कृत का कल्चर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था मराठी एंड संस्कृत के कल्चर को, संस्कृत लिटरेचर को। उसके बाद में दे रिबिल्ड टेम्पल्स, जो टेम्पल इन्होंने ध्वस्त कर दिए थे बहुत सारे मुगल साम्राज्य में, मुगल राजाओं ने, और खिलजीज वगैरह जितने भी थे लोधी, उन लोग ने जो हमारे टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाए थे, उनको टेम्पल को वापस से दुरुस्त करने का काम हमारे मराठाओं ने किया है। और आपको बता दूं कि एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो। तो एक अहिल्याबाई होलकर जो थी, हमारी महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को रिबिल्ड किया है। आप जहाँ भी जाओगे, चाहे आप कोई भी, मतलब आप सोमनाथ मंदिर ले लो, कोई भी मंदिर ले लो जो भगवान शिव जी को समर्पित है, या कोई भी ले लो ऐसा टेम्पल, आप उधर देखोगे जाके तो अहिल्याबाई होलकर जी का एक प्रतिमा, उनका नाम लिखा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने वापस से रीबिल्ड वो टेम्पल्स को करवाए। बहुत सारे, देखो ब्रिटिश लोग ने भी हमारे टेम्पल्स को लूटा है और तोड़ा है, मुगल्स लोग ने भी हमारे टेम्पल्स को तोड़ा है, लूटा है। तो जिसने भी मतलब इसको रिबिल्ड करने का काम करवाएगा, वो ऑब्वियसली हिंदू लोग के तो हृदय में बस जाएगा, है ना। तो वही हुआ है। और बहुत सारे मराठा राजाओं ने और मराठा साम्राज्य ने रेदर बहुत सारे मंदिर को रिबिल्ड करने का काम किया। तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था? रिबिल्ड टेम्पल्स, रिस्पेक्टेड अदर फेथ, किसी के फेथ को, सबके फेथ को रिस्पेक्ट करते, तो सीधा सीधा बात है। किसी के कल्चर को खराब, किसी को अच्छा, ऐसा नहीं करते थे। वो किसी का कोई बायस नहीं थे वो, जैसे बाकी सब मुगल्स थे। एक मैं राजा अकबर के बारे में छोड़ दूं तो बाकी सब मुझे लगता था कि दे आर एंटी हिंदू एंड एंटी, आप समझ लो कि सारे रिलीजन एक्सेप्ट देयर ओन कल्चर, दैट इज मुस्लिम कल्चर को छोड़ के बाकी सबको वो हेट ही करते थे। दे वांटेड दैट कि दे एवरीबॉडी शुड बी कन्वर्टेड टू मुस्लिम एंड ऑल। तो ये बात तो थी ही, अब ये इसका कोई डिनाई तो नहीं कर सकता है ना। लेकिन हमारे महाराज शिवाजी महाराज जो थे वो कभी ऐसा नहीं करते थे। उनके ट्रूप्स में आप देखोगे तो मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, अलग अलग रिलीजन वाले भी थे, अलग अलग कास्ट वाले भी थे। तो दे बिलीव दैट कि सब लोग एक हैं। एंड उनकी जो ये साम्राज्य इतना दिन तक चला बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि कोई भी भेदभाव नहीं था। तो अभी कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने प्रमोट किया मराठी संस्कृत लिटरेचर को, उन्होंने रिबिल्ड किया टेम्पल, रिस्पेक्टेड अदर फेथ एंड यूज देवनागरी स्क्रिप्ट ऑन कॉइन्स एंड सील्स। असर्शन, दिस इज एक कल्चरल आइडेंटिटी बताता था, जो हमारे कॉइन्स और सील्स पे देवनागरी स्क्रिप्ट लिखे हुए थे। तो ऑब्वियसली ये क्या बताता है? अपना कल्चरल आइडेंटिटी बताता है। सो ही यूज्ड देवनागरी स्क्रिप्ट ऑन कॉइन्स एंड सील्स, assertion of cultural identity, then revived Hindu tradition without discrimination. So हिंदू ट्रेडिशन को उन्होंने रिवाइव किया कोई भेदभाव के बगैर, किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं की, लेकिन हिंदू ट्रेडिशन उन्होंने रिवाइव किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो मराठा के ब्रेव वुमेन्स थे, उनका रोल मराठा साम्राज्य में। तो जैसे कि मैंने बताया, रानी अहिल्याबाई होलकर एक मराठा थी। उन्होंने इंदौर पे रूल किया फॉर 30 इयर्स। कहाँ पे रूल किया? इंदौर पे रूल किया 30 इयर्स के लिए। रिबिल्ड टेम्पल्स, आप जहां पे भी टेम्पल देखो, उज्जैन चले जाओ या आप यहाँ पे नासिक चले जाओ, सब जगह
उनका नाम मिलेगा। भीमाशंकर चले जाओ, सब जगह रानी अहिल्याबाई का, होलकर जी का आपको एक नाम वगैरह। आप इधर चले जाओ, ये परली परली, उसमें भी, उधर भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग को के टेम्पल को उन्होंने वापस से अच्छा करने का, रिबिल्ड करने का काम रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। सो ही रूल्ड इंदौर फॉर 30 years, रिबिल्ड टेम्पल्स। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सारे जितने भी आप देखोगे जो मंदिर हैं हमारे भोले बाबा का, उन्होंने रिबिल्ड करने का काम किया। और मैंने तो देखा है यार, ये तो 2 ही दिया है, बट बहुत सारे जगह आप जाओगे तो नाम मिलेगा उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जगह काम किया, सारे ऑलमोस्ट सारे मंदिर पे काम किया उन्होंने। सो काशी विश्वनाथ, सोमनाथ। प्रमोटेड क्राफ्ट, महेश्वर वीविंग, ठीक है, उन्होंने प्रमोट भी किया क्राफ्ट को। अब ताराबाई सेकंड, जो ताराबाई जो थी, एक तो जो मेन, देखो सबका तो नाम नहीं दिया जा सकता, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मराठा औरतों ने किए होंगे, लेकिन जो मेन थे उनका ही नाम लिया गया। मैं आपको बता दूं तो दैट इज फर्स्ट वन इज अहिल्याबाई होलकर एंड द सेकंड वन इज ताराबाई। लेड नॉर्थवर्ड कैंपेन, प्रिजर्व्ड मराठा इंडिपेंडेंस। सो ताराबाई ने क्या किया, नॉर्थवर्ड कैंपेन किया और उन्होंने मराठा इंडिपेंडेंस रखा, मेंटेन रखा। प्रिजर्व्ड मराठा इंडिपेंडेंस, प्रिजर्व्ड, उन्होंने मराठा इंडिपेंडेंस प्रिजर्व किया, ठीक है। अब ये हो गया द रोल ऑफ मराठा वीमेंस। एंड अब सेकेंड पढ़ते हैं, द मराठा इन तंजावुर। इखोजी, शिवाजी's half brother, again इखोजी is शिवाजी's half brother, founded Maratha rule there. So ये तंजावुर में इखोजी जो था, उन्होंने मराठा का साम्राज्य का स्थापना किया था। ये इखोजी जो थे वो शिवाजी महाराज के, आप सीधा समझो भाई थे, दैट इज हाफ ब्रदर, ठीक है। उसके बाद में सिंक्रोनेटिक कल्चर, ब्लेंडेड तमिल, तेलुगु एंड मराठी। सो तमिल, तेलुगु और मराठी को मिक्स करके सिंक्रोनाइज करके सिंक्रोनाइज किया, कल्चर बनाया, सिंक्रोनाइज, ये तीनों कल्चर को एक सिंक्रोनाइज किया, सीधा बात है, तमिल, तेलुगु एंड मराठी। सो blend of Tamil, Telugu and Marathi, that is syncretic culture. Then एक सेफोजी सेकंड जो थे, वो आर्ट को बढ़ावा दे रहे थे। देन कार्नाटिक म्यूजिक को बढ़ावा दे रहे थे। देन आपने भरतनाट्यम सुना होगा, इंडियन है, इंडियन डांस फॉर्म है, उनको सेफोजी सेकंड ने बढ़ावा दिया। मेडिसिन को बढ़ावा दिया, धन्वंतरी महल। देन प्रिंटिंग प्रेस को बढ़ावा दिया। देन टेम्पल इंस्क्रिप्शन को बढ़ावा दिया। तो सेफोजी सेकंड का क्या रोल था इसमें? आर्ट्स का बढ़ावा, कर्नाटिक म्यूजिक का बढ़ावा, देन भरतनाट्यम का बढ़ावा जो डांस फॉर्म है, मेडिसिन दैट इज धन्वंतरी महल का बढ़ावा, एंड देन प्रिंटिंग प्रेस बनाई उन्होंने बहुत सारी। देन टेम्पल इंस्क्रिप्शंस भी बनाए बहुत सारे। तो ये था सेफोजी सेकंड का, आप बोल सकते हैं कि सेफोजी सेकंड का इन्होंने क्या इसमें इनका रोल था, दैट इज तंजावुर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर द मराठास इन तंजावुर। सो तंजावुर के मराठा लोग ने ये सब किया हुआ है। सो इखोजी, शिवाजी हाफ ब्रदर, फाउंडेड मराठास रूल देयर। सो तंजावुर में जो रूल हुआ वो इखोजी के टाइम पे रूल हुआ, मराठा का रूल जो कायम हुआ। एंड ही सिंक्रोनाइट दिस तमिल, तेलुगु एंड मराठी कल्चर, एक ही कल्चर बनाई उन्होंने, तीनों को मर्ज करके।
उसके बाद में सिफोजी सेकेंड ने आर्ट को बढ़ावा दिया, फिर उसके अंदर डांस विंस वगैरह ये सबको बढ़ावा दिया है, ये बताया गया. So this was a Maratha in Tanjore, and the last part of this chapter is legacy of Marathas. Obviously इतनी बड़ी legacy है. Largest Indian empire before British. So British rule के पहले सबसे बड़ा जो empire था वो मराठा साम्राज्य था. So मराठा साम्राज्य was the largest साम्राज्य. अब कोई मुगल उगल बोलेगा ना तो बता देना भाई, नहीं, सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो कौन सा था? हमारा मराठा साम्राज्य था. ब्रिटिश काल के पहले, ब्रिटिश रूल के पहले, बिफोर ब्रिटिश रूल, मराठा वाज द लार्जेस्ट एम्पायर. मराठा वाज द लार्जेस्ट एम्पायर. द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर ब्रिटिश वाज मराठा साम्राज्य. देन फोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी and strong navy challenged foreign dominance. So देखो अभी ऑब्वियसली नेवी बनाया था उन्होंने, तो हमने देखा कि नेवी के जो ऑफिसर थे, हमारे नेवल ऑफिसर, उन्होंने यूरोपियन उनको चैलेंज कर दिया था, है ना, मार मार के भगा देते थे भाई. तो फोर्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी जो थी डिफेंस की, डिफेंस स्ट्रैटेजी जो थी फोर्ट बेस्ड एंड स्ट्रांग नेवी जो हमारा था, उसकी वजह से फॉरेन डोमिनेंस कम था उस वक्त. सीधा सीधा बात है. तो ये लेगेसी मेंटेन की है मराठाओं ने. इंस्पायर्ड लेटर मूवमेंट्स फॉर सेल्फ रूल. स्वराज्य की स्थापना की. इंस्पायर्ड स्वराज्य की स्थापना किसने की? मराठाओं ने की. ओके. उसके बाद में कंट्रीब्यूटेड टू कल्चरल रिवाइवल. सो ही मराठाओं ने जो कल्चरल रिवाइवल था, उन्होंने मराठाओं तो का ही देन है ना. तो कल्चर को रिवाइव करने का काम मराठा साम्राज्य ने किया अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस होल इंडिया. सो दीज आर द लेगेसीज ऑफ महाराष्ट्र बोलो, मराठा बोलो. सो मराठास का लेगेसी यही सब था. ये सब अभी तो बहुत सारे थी, लेकिन बस ये मेन लेगेसी मेंटेन किया है उन्होंने. देखो बताते बताते ऐसा है ना कि ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा. इतना गुणगान करने के लिए है, ठीक है. तो ये कभी नॉन एंडिंग प्रोसेस है, तो कभी खत्म नहीं हो सकता. अगर आपको ये चैप्टर में बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव मिला हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना. एक कमेंट तो बनता है, हमारे शिवाजी महाराज के लिए एक कमेंट बनता है भैया. शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ, ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रही ऐसे ऐसे नए अच्छे वीडियोज़ के. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.